स्वालोड स्टार प्रश्न और उत्तर समय। प्रश्न 1, मोलुओ ने घातक प्रहार क्यों किया? जब तक एनीमे में असली अपराधी का खुलासा नहीं हुआ था, कई दर्शकों ने शायद अनुमान लगाया होगा कि गैलेसी की हत्या मोलुओ ने की। तो मोलुओ ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब है संसाधन प्राप्त करने के लिए। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में कोर सदस्यों को उन्नत या शक्तिशाली गुप्त तकनीकें प्राप्त करने के लिए अंकों का आदान प्रदान करना पड़ता है। अंक प्राप्त करने के तरीके बेहद सीमित हैं। प्रतिभा युद्ध के बाद मिलने वाले पुरस्कारों के अलावा वे केवल हेवेनली ब्रिज, अमर वेदी और मिराज सागर को चुनौती देकर अर्जित किए जा सकते हैं। हालांकि ये चुनौतियां अत्यधिक कठिन होती हैं और अल्प समय में कई स्तर पार कर बड़ी संख्या में अंक प्राप्त करना लगभग असंभव है। इसलिए नियमित आय के अभाव में प्रशिक्षण कार्य यूनिवर्स स्तर के कोर सदस्यों के लिए अंक अर्जित करने का सबसे प्रत्यक्ष और व्यावहारिक साधन बन गए हैं। क्या आप यह सोच रहे हैं कि मोलुओ ने हत्या जैसा कदम क्यों उठाया, जबकि स्वतंत्र रूप से संपन्न होने वाले प्रशिक्षण कार्यों की कोई कमी नहीं है? इसका कारण वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा लगाए गए कठोर सीमा में है। उदाहरण के लिए, अत्यंत खतरनाक कार्यों के लिए प्राइमोर्डियल वॉयड स्पेस के सदस्य अधिकतम 3 कार्य कर सकते हैं, जबकि बिगिनिंग वॉयड स्पेस के सदस्य केवल 2 और अन्य स्तरों के सदस्य केवल 1। वहीं खतरनाक स्तर के कार्यों के लिए प्राइमोर्डियल वॉयड स्पेस के सदस्य अधिकतम 15 कार्य, जबकि अन्य स्तरों के सदस्य 10, 6 और 3 कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर मोलुओ प्राइमोर्डियल वॉयड स्पेस में बने रहते हैं तो वे यूनिवर्स स्तर पर 15 खतरनाक कार्य और 3 अत्यंत खतरनाक कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें बिगिनिंग वॉयड स्पेस में हटा दिया जाता है तो उनकी सीमाएं घटकर 10 खतरनाक कार्य और 2 अत्यंत खतरनाक कार्य रह जाएंगी। यह ध्यान देने योग्य है कि जितना अधिक कार्य खतरनाक होता है, उसके लिए मिलने वाले अंक उतने ही उदार होते हैं और यह योद्धा की शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन लाने के अवसर भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, खतरनाक स्तर के कार्य ब्लड रिवर महाद्वीप में लो फेंग ने ब्लड रिवर क्रिस्टल प्राप्त किए। इसके साथ विलय करने पर उनके जीवन के जीन में गुणात्मक छलांग आई, जिसने न केवल उनकी युद्ध शक्ति को बढ़ाया बल्कि मूल कानूनों की समझ को भी सहज बना दिया। वहीं डेमन माउंटेन में अत्यंत खतरनाक कार्य करते समय उन्होंने दिव्य सेनापति की विरासत प्राप्त की और उनकी मानसिक शक्ति का आयाम अधिकांश राजा स्तर के अमर योद्धाओं से भी अधिक हो गया। यह उल्लेखनीय है कि ब्लड रिवर क्रिस्टल्स की तुलना में दिव्य सेनापति की विरासत के लाभ और भी अधिक हैं। ब्लड रिवर क्रिस्टल्स के साथ विलय की शर्तें बेहद सख्त हैं और हर योद्धा इसे पूरा नहीं कर सकता। दूसरी ओर दिव्य सेनापति की विरासत अलग है। इसे यूनिवर्स स्तर पर भी स्वीकार करने पर इसके गुप्त तरीकों से एक योद्धा की मानसिक शक्ति का आयाम कम से कम 100 गुना तक बढ़ सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि 100 गुना मानसिक शक्ति का आयाम आमतौर पर केवल वर्ल्ड मास्टर स्तर पर पहुंचने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अत्यंत खतरनाक कार्यों में छुपे अवसर खतरनाक कार्यों की तुलना में कहीं अधिक होते हैं और योद्धा की शक्ति को सीधे नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अंकों के संदर्भ में अत्यंत खतरनाक कार्य के लिए उच्चतम इनाम 10 लाख अंक तक हो सकता है। इसके विपरीत खतरनाक कार्य का उच्चतम इनाम केवल 1 लाख अंक है, जबकि कठिन कार्य का उच्चतम इनाम मात्र 2000 अंक है। यह महत्वपूर्ण अंतर दर्शाता है कि उच्चस्तरीय कार्यों को पूरा करना बड़ी संख्या में अंक अर्जित करने का एकमात्र तरीका है। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में कई शक्तिशाली गुप्त तकनीकें बेहद महंगी हैं। एक बार में खरीदारी करना लगभग असंभव है और यहाँ तक कि किस्तों में खरीदने के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में अंकों की आवश्यकता होती है। अंक प्राप्त करने के सीमित चैनलों के साथ पूर्ण गुप्त तकनीकें खरीदने के लिए पर्याप्त अंक जल्दी से जमा करने का एकमात्र तरीका उच्चस्तरीय कार्य लेना है। अगर उच्च इनाम कार्यों को करने का अवसर खो दिया जाए तो न केवल वे पूर्ण गुप्त तकनीकें प्राप्त करने में असफल रहेंगे, बल्कि उनके प्रशिक्षण की प्रगति भी सीधे बाधित हो सकती है, जिससे योद्धा के विकास में बड़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त प्राइमोर्डियल वॉयड स्पेस के सदस्य अमर स्तर के योद्धाओं से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करने के हकदार भी होते हैं। सोचिए, प्राइमोर्डियल वॉयड स्पेस का एक सदस्य न केवल नियमित रूप से अमर स्तर के योद्धाओं से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, बल्कि अधिक उच्च अंक कार्य भी ले सकता है ताकि उनके प्रशिक्षण की प्रगति सुनिश्चित हो सके। उन्हें अपनी शक्ति में परिवर्तनकारी वृद्धि लाने के मौके भी मिलते हैं। हालांकि एक बार जब उन्हें पदावनत किया जाता है तो ये बहुमूल्य अवसर काफी हद तक कम या पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। स्वाभाविक रूप से मोलुओ ऐसा नहीं होने देना चाहते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि उन्हें बिगिनिंग वॉयड स्पेस में हटा दिया गया तो शक्ति में बड़े बदलाव के बिना फिर से प्राइमोर्डियल वॉयड स्पेस में प्रवेश करना लगभग असंभव होगा। आखिरकार वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है और एक बार प्रशिक्षण की प्रगति बाधित या धीमी हो जाए तो दूसरों को पकड़ने या यहाँ तक कि पार करने की कोशिश करना एक कल्पना के समान होगा। यह स्पष्ट है कि मोलुओ का लक्ष्य केवल गैलेसी को समाप्त करना नहीं है, बल्कि उन सभी सदस्यों को हटाना है जो उनके स्थान को खतरे में डाल सकते हैं, और ये कार्य केवल गुप्त रूप से किए जा सकते हैं।
डेमन माउंटेन का धोखेबाज और जटिल भूभाग निस्संदेह ऐसे योजनाओं को छुपाने के लिए एक आदर्श आवरण प्रदान करता है। प्रश्न 2, मोलुओं के स्थान के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? वास्तव में डेमन माउंटेन के कई सदस्यों में गैलेक्सी मोलुओं के लिए सबसे कम खतरा है। इसका कारण यह है कि गैलेक्सी केवल यूनिवर्स वॉइड स्पेस का सदस्य है, जबकि मोलुओ प्रिमॉर्डियल वॉइड स्पेस का सदस्य है, जो गैलेक्सी से 2 स्तर ऊपर है। गैलेक्सी की ताकत को देखते हुए उसे यूनिवर्स वॉइड स्पेस के कई सदस्यों के बीच क्वालिफिकेशन बैटल्स के कई राउंड से गुजरना होगा ताकि बिगिनिंग वॉइड स्पेस में स्थान के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता हासिल हो सके। तब तक मोलुओ शायद डोमेन मास्टर स्तर का योद्धा बन चुका होगा। हालांकि गैलेक्सी मोलुओ के लिए सीधा खतरा नहीं है, लेकिन वह एक उत्कृष्ट मोहरा साबित होता है। मोलुओ गैलेक्सी का उपयोग अन्य संभावित खतरों को जाल में फंसाने के लिए कर सकता है। उदाहरण के लिए गैलेक्सी के हमले के कारण की संयुक्त जांच के बहाने मोलुओ लक्ष्य पर अचानक हमला कर सकता है। क्योंकि यह हमला अप्रत्याशित और बिना किसी चेतावनी के होता है, ऐसे घात अक्सर बहुत सफल होते हैं। जैसा कि मैंने एक पिछले स्पॉइलर में उल्लेख किया था, मोलुओ ने लो फेंग पर उसी समय हमला किया जब वह असावधान था। यदि लो फेंग के पास मोशा कबीले का क्लोन नहीं होता तो वह शायद मर चुका होता। हालांकि वुका, कियान शुई और एचेन बिगिनिंग वॉइड स्पेस के सदस्य हैं, उनकी ताकत अब भी मोलुओ की तुलना में काफी कम है। इन तीनों ने केवल हेवनली ब्रिज के 5वें स्तर को पार किया है, जबकि मोलुओ ने 7वें स्तर को पार कर लिया है। लॉजिकल समझ और समग्र ताकत के मामले में ये तीनों मोलुओ के स्तर के बराबर नहीं हैं, इसलिए वे गंभीर खतरा नहीं हैं। हालांकि इन तीनों में से वुका में एक शक्तिशाली रक्तरेखा की प्रतिभा है। उसकी संभावनाओं और उसकी तेजी से प्रगति को देखते हुए वह मोलुओ के लिए मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनने में समय नहीं लगाएगा। रॉन्ग जून, जिसने वर्तमान में केवल हेवनली ब्रिज के 6ठे स्तर को पार किया है, एक युद्ध प्रकार का योद्धा है जिसमें असाधारण लड़ाई कौशल है। हालांकि लॉजिकल समझ के मामले में वह लो फेंग से थोड़ा कमजोर है, लेकिन लड़ाई में उसकी प्रतिभा निर्विवाद है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रॉन्ग जून का स्वभाव ह्यूज एक्स डोजो के संस्थापक एक ट्रू गॉड स्तर के अस्तित्व से बहुत मिलता जुलता है। यह विशेषता पहले ही वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर चुकी है, जो मानते हैं कि रॉन्ग जून भविष्य में अवश्य ही एक शिखर योद्धा बनेगा। हालांकि मोलुओ इन गहरी वजहों को पूरी तरह से नहीं समझता होगा, लेकिन रॉन्ग जून की संभावनाओं ने उसे प्रिमॉर्डियल वॉइड स्पेस में प्रवेश करने के लिए संभावित खतरा बना दिया है। जहां तक लो फेंग और बोलन की बात है, भले ही उन्होंने मोलुओ के बाद हेवनली ब्रिज के 7वें स्तर को पार किया हो, दोनों में अत्यधिक उच्च प्रशिक्षण प्रतिभा है। विशेष रूप से लो फेंग की प्रगति इतनी अद्भुत है कि हालांकि कई सदस्य मानते हैं कि इस राउंड की क्वालिफिकेशन बैटल में उसके लिए प्रिमॉर्डियल वॉइड स्पेस में प्रवेश करना असंभव है, वह अगले 1 या 2 राउंड में ऐसा करने में निश्चित रूप से सफल होगा। हालांकि खुद लो फेंग मानता है कि डिवाइन जनरल की विरासत प्राप्त करने से पहले वह बोलन के सामने टिक नहीं सकता, जबकि बोलन की जिद उसे स्पेस और टाइम के ओरिजिनल लॉज में प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करती है। उसका ओरिजिनल लॉज ऑफ स्पेस में जन्मजात कौशल असाधारण रूप से उच्च है। इसका मतलब है कि भले ही मोलुओ बोलन को मारने की कोशिश करे, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए सभी नवागंतुकों में बोलन और लो फेंग मोलुओ के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं और मोलुओ द्वारा गुप्त रूप से खत्म किए जाने के सबसे संभावित लक्ष्य हैं। वहीं फेई तुओ, जो एकमात्र यूनिवर्स स्तर का सदस्य है जिसने हेवनली ब्रिज के 8वें स्तर को पार किया है और प्रिमॉर्डियल वॉइड स्पेस का रैंक 1 सदस्य है, मोलुओ के बराबर नहीं है। इसके अलावा एपिसोड 150 में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि मोलुओ का फेई तुओ के साथ संबंध अच्छा नहीं है। हालांकि मोलुओ अक्सर खुद को एक सज्जन के रूप में प्रस्तुत करता है, फेई तुओ, जिसने उसके साथ 1000 वर्षों तक काम किया है, शायद उसकी असली प्रकृति को समझ चुका है। फेई तुओ के लिए मोलुओ की साजिशों का कोई मौका नहीं होगा। प्रश्न 3, मोलुओ ने गैलेक्सी के शरीर को नंगे हाथों से कैसे भेद दिया? एपिसोड 152 में हम देखते हैं कि मोलुओ ने अपने नंगे हाथों से गैलेक्सी के शरीर को भेद दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। क्या इससे यह सवाल उठता है कि गैलेक्सी का कवच इतना कमजोर क्यों था? क्या उसके पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं था? इसका उत्तर है, उसके पास सुरक्षा उपकरण थे। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया है, लो फेंग और मोलुओ दोनों के पास क्षेत्र प्रभु स्तर 9वें चरण के सहायक जीवन रूप हैं। हो सकता है कि गैलेक्सी लो फेंग और मोलुओ जैसे शक्तिशाली सहायक जीवन रूप का खर्चा नहीं उठा सकता हो, लेकिन उसके पास निश्चित रूप से कम डिग्रेड का बुनियादी सुरक्षा उपकरण था। इसका कारण यह है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में यदि किसी वस्तु का स्तर डिग्रेड से अधिक नहीं है, तो हर कोर सदस्य इसके लिए निःशुल्क आवेदन कर सकता है। ये उपकरण वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के लिए अत्यंत कम लागत वाले होते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से हर सदस्य को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जा सकता है। बेशक यहाँ कम लागत शब्द संगठन के पैमाने के संदर्भ में है। इसके विपरीत नो लानशान परिवार के संसाधन इसके मुकाबले काफी मामूली प्रतीत होते हैं।
नो लानशान परिवार में एक डी ग्रेड का स्पेसशिप भी केवल परिवार के मुखिया और नो लानशान के लिए उपलब्ध होता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि भले ही गैलेक्सी के पास D9 ग्रेड की मिश्र धातु का कवच हो, वह अधिक प्रभावी क्यों नहीं था? इसका कारण मोलुओं की स्वयं निर्मित युद्ध तकनीक बीस्ट फिस्ट में छिपा है। अधिकांश योद्धाओं के विपरीत जो तलवार जैसे हथियारों पर निर्भर करते हैं, मोलुओ अपने मुट्ठियों और पैरों को अपने सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। हालांकि उनकी शारीरिक ताकत गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट जितनी नहीं हो सकती, लेकिन मोलुओं का कानूनों का ज्ञान वर्तमान गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट से कहीं अधिक है। यह उन्हें अपनी शारीरिक शक्ति को पूरी तरह से जारी करने में सक्षम बनाता है, जिससे 100 गुना वृद्धि का अद्भुत प्रभाव प्राप्त होता है। एक ब्रह्मांडीय स्तर 9वें चरण के मानव योद्धा के लिए ऐसा उपलब्धि असाधारण है। इसके विपरीत समान स्तर का गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट बिना किसी गुप्त तकनीक का उपयोग किए केवल लगभग 80 गुना वृद्धि तक पहुंच सकता है। इसके अतिरिक्त मोलुओ अपने सहायक धातु जीवन रूप पर निर्भर करते हैं, जो क्षेत्र प्रभु स्तर 9वें चरण का है और उनकी हमला शक्ति को काफी बढ़ाता है। इसका मतलब है कि गैलेक्सी का D9 ग्रेड मिश्र धातु कवच रक्षा के मामले में कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं प्रदान करता। बीस्ट फिस्ट की अद्वितीय विनाशकारी शक्ति के साथ यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मोलुओं ने गैलेक्सी के शरीर को नंगे हाथों से भेद दिया। यह उल्लेखनीय है कि मोलुओं की बीस्ट फिस्ट तकनीक की राजा अमर जेन यान द्वारा भी प्रशंसा की गई है, जो इसके प्रभावशाली होने को दर्शाती है। दुर्भाग्यवश मोलुओं ने अपने प्रतिस्पर्धियों से खुले युद्ध में लड़ने के बजाय हत्या का सहारा लिया। यह व्यवहार उनके भीतर आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है, जो यह मानने में असमर्थ हैं कि वह सभी विरोधियों को हरा सकते हैं। जब किसी का मनोबल मजबूत नहीं होता तो वे शिखर तक नहीं पहुंच सकते। इसी कारण जब मोलुओ अमर स्तर तक पहुंचे तो उनकी शक्ति केवल मार्क्विस अमर तक ही पहुंची, जबकि बोलान और रोंग जुन राजा अमर की ऊंचाई तक पहुंचे, जो अधिक क्षमता दिखाते हैं। लो फेंग का प्रदर्शन और भी चौंकाने वाला है। अमर स्तर तक पहुंचने के बाद उनकी शक्ति साधारण ब्रह्मांडीय महानुभावों से कहीं अधिक हो गई, जो उन्हें अपने समकालीनों में वास्तव में असाधारण बनाती है। गैलेक्सी की तुलना में, जिसने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में केवल लगभग 100 वर्षों तक ही प्रशिक्षण लिया है, वह बहुत कमजोर है। गैलेक्सी सिर्फ ब्रह्मांडीय शून्य क्षेत्र का सदस्य है और गुप्त तकनीकों और कार्य बिंदु आवंटन के मामले में वह स्पष्ट रूप से नुकसान में है। गैलेक्सी को जो कार्य बिंदु आवंटन मिलते हैं, वे न तो शुरुआत शून्य क्षेत्र के लो फेंग के बराबर हैं और न ही मूल शून्य क्षेत्र के मोलुओं के। इसलिए उसके पास अपेक्षाकृत कम संसाधन हैं और उसे उच्चस्तरीय गुप्त तकनीकों तक पहुंच प्राप्त करने में कठिनाई होती है। भले ही एक अमर स्तर का ताकतवर व्यक्ति उसका गुरु बने, अधिकांश शिक्षा संसाधन फिर भी शिष्य को स्वयं कमाने होते हैं। आखिरकार गुरु अपने शिष्य को अनिश्चितकाल तक बिना शर्त के सहारा नहीं दे सकते। जेन यान को उदाहरण के रूप में लें। हालांकि वह लो फेंग को बहुत महत्व देते हैं, वह उसके लिए सीधे रहस्यमयी तकनीकें नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें यह पता है कि शिक्षा संसाधन शिष्य को अपनी जीवन और मृत्यु की परीक्षाओं में अपने प्रयासों से कमाने होते हैं। इसके अलावा रहस्यमयी तकनीकों के लिए बिंदु खपत अत्यधिक होती है और जेन यान जैसे अस्तित्व भी शिष्य की रहस्यमयी तकनीकों की शिक्षा का दीर्घकालिक भार सहन नहीं कर सकते। यदि गैलेक्सी F9 ग्रेड मिश्र धातु कवच खरीदने में सक्षम होता, जैसा कि लो फेंग के पास है, तो वह झटकों से घायल हो सकता था, लेकिन सीधे भेद कर मारा नहीं जाता। लेकिन दुर्भाग्य से गैलेक्सी के पास शायद ऐसे वित्तीय साधन नहीं थे। हालांकि वह अक्सर लो फेंग का मजाक उड़ाता था कि वह एक महत्वहीन मूल ग्रह से आया है। सच्चाई यह है कि बहुत कम ब्रह्मांडीय स्तर के कोर सदस्य लो फेंग से अधिक धनी हैं। आखिरकार एक धनी शिक्षक होना व्यक्तिगत वित्तीय संसाधनों की ताकत के जितना व्यावहारिक नहीं है। लो फेंग पिंगहाई कंपनी से मिलने वाले लाभांश पर निर्भर करते हुए गुप्त तकनीकों को छोड़कर लगभग सभी खर्चों को आसानी से कवर कर सकता है। धन के मामले में केवल वुका, जिसका पिता ब्रह्मांडीय सम्राट है, शायद लो फेंग को पार कर सकता है। कार्य बिंदुओं के मामले में शायद बहुत कम ब्रह्मांडीय स्तर के सदस्य लो फेंग की बराबरी कर सकते हैं। आखिरकार यदि लो फेंग रक्त नदी क्रिस्टल और दुर्लभ खजाने जो उन्होंने अपने प्रशिक्षण कार्यों से अर्जित किए हैं बेच दें, तो उनके द्वारा अर्जित बिंदु साधारण अमर स्तर के महानुभावों से भी अधिक हो सकते हैं। लेकिन यह कहने की बात है, जब मैंने गैलेक्सी को मरते हुए देखा तो मुझे आखिरकार समझ आया कि उत्पादन टीम ने गैलेक्सी को अप्रिय चरित्र बनाने का निर्णय क्यों लिया। उसकी औसत दर्जे की ताकत और हमेशा लो फेंग को निशाना बनाना, यह सब उसे कहानी में बलि का बकरा बनाने के लिए था। उत्पादन टीम द्वारा प्लॉट को अनुकूलित करना और डेमन माउंटेन मिशन में कई सदस्यों को शामिल करना, क्या यह पहले से ही मोलुओं को दंडित करने के लिए आधार तैयार करने के लिए था, या केवल मौतों की संख्या बढ़ाने के लिए, जिससे मोलुओ और भी अधिक निंदनीय हो जाएं? यदि वास्तव में यह मौतों की संख्या बढ़ाने के लिए है, तो आपको क्या लगता है कि मोलुओं की योजनाओं का अगला शिकार कौन होगा? या आप सबसे कम किसे मरते हुए देखना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें। प्रश्न 4, सदस्य ब्रह्मांड स्तर पर हजारों वर्षों तक क्यों रहते हैं बिना ब्रेकथ्रू किए?
लो फेंग की आंतरिक दुनिया का स्तर उसके सभी क्लोन के लिए अधिकतम स्तर सीमा निर्धारित करता है। जब गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट ने डोमेन मास्टर स्तर 9 तक नहीं पहुंचा था, तब लो फेंग का मानव शरीर केवल ब्रह्मांड स्तर 9 पर ही रह सकता था। इस घटना का कारण यह है कि प्रत्येक कोर सदस्य अपने शरीर को उनके वर्तमान स्तर के उच्चतम रैंक ब्रह्मांड स्तर 9वें रैंक तक तेजी से बढ़ाने के लिए एक न्यूट्रिएंट पॉड के लिए आवेदन कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा प्रदान किए गए न्यूट्रिएंट पॉड्स के पास एक शक्तिशाली कार्यक्षमता है जो सदस्य को पहले रैंक से 9वें रैंक तक एक छोटे समय में बढ़ा सकती है। यदि लो फेंग की आंतरिक दुनिया डोमेन मास्टर स्तर 6 पर होती और वह चाहता कि उसका मानव शरीर डोमेन मास्टर स्तर में ब्रेक थ्रू करे, तो चाहे वह कितने भी न्यूट्रिएंट पॉड्स का उपयोग करता, शरीर का स्तर डोमेन मास्टर स्तर 6 से अधिक नहीं हो सकता। ऐसी विसंगति निश्चित रूप से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अन्य सदस्य में संदेह पैदा करती। एक बार जब वे लो फेंग की पहचान की जांच करेंगे तो गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट का रहस्य उजागर हो जाएगा। जब तक उसके पास अपनी रक्षा करने की शक्ति नहीं होती, गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट को उजागर करना निश्चित रूप से उसे खतरे में डाल देगा। इसलिए लो फेंग अपने मानव शरीर को तब तक ब्रेक थ्रू करने की अनुमति नहीं देंगे जब तक उसकी आंतरिक दुनिया अपने वर्तमान स्तर के 9वें रैंक तक नहीं पहुंच जाती, ताकि अनावश्यक ध्यान और जोखिम से बचा जा सके। पहले जब लो फेंग की आंतरिक दुनिया डोमेन मास्टर स्तर 9 तक नहीं पहुंची थी, तो यह उचित था कि उसके मानव शरीर को ब्रेक थ्रू न किया जाए। लेकिन क्यों जब उसकी आंतरिक दुनिया डोमेन मास्टर स्तर 9 तक पहुंच जाती है, तब भी लो फेंग बाकी सदस्यों की तरह ब्रह्मांड स्तर पर क्यों रहते हैं? और क्यों कई सदस्य कम से कम 1000 वर्षों तक ब्रह्मांड स्तर पर रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? पहला कारण है अभ्यास कार्यों का अस्तित्व। केवल ब्रह्मांड स्तर के सदस्य ही अभ्यास कार्यों को पूरा कर सकते हैं और अंक अर्जित कर सकते हैं। इसलिए अधिकांश सदस्य इन कार्यों को पूरी तरह से लेते हैं। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यास कार्यों में ऐसी अवसर हो सकते हैं जो उनकी शक्ति में गुणात्मक कूद का कारण बन सकते हैं। दूसरा कारण है पदावंती से बचना। फेई तुओ एकमात्र ब्रह्मांड स्तर का सदस्य है जिसने स्वर्गीय पुल के 8वें स्तर को पार किया है, और वह वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के सभी ब्रह्मांड स्तर के सदस्यों में सबसे उच्चतम रैंक रखती है। अगर वह डोमेन मास्टर स्तर में ब्रेक थ्रू करने का विकल्प चुनती है, तो उसे योग्यतात्मक लड़ाई में पदावंती का सामना करना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि प्रारंभिक 0 स्थान में सबसे कमजोर डोमेन मास्टर स्तर के सदस्य पहले ही स्वर्गीय पुल के 10वें स्तर को पार कर चुके हैं, और प्रारंभिक 0 स्थान में सबसे कमजोर सदस्य पहले ही 8वें स्तर को पार कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अगर फेई तुओ को प्रारंभिक 0 स्थान में पदावंती कर दी जाती है, तो वह सबसे कमजोर सदस्यों में से एक बन सकती है। परिणामस्वरूप अगर उसे अपनी ब्रह्मांडीय राष्ट्र में एक पद सौंपा जाता है, तो उसकी पहचान और स्थिति में भारी कमी आएगी और उसे वह ध्यान नहीं मिलेगा जो वह योग्य है। इसलिए कई सदस्य ब्रह्मांड स्तर पर हजारों वर्षों तक रहने को प्राथमिकता देते हैं ताकि वे ब्रेक थ्रू से पहले पदावंती से बच सकें। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।